हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैपिक। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी यूनिट 2 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड बाकी आपका यूनिट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। आपको चैनल पे जाके वो वीडियो मिल जाएगी एंड बाकी यूनिट 2 हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कम टाइम में आपकी पूरी यूनिट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। ऐसे ही हम सारी यूनिट्स की वीडियो लाएंगे तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके देख लेना एंड अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अब बिना देरी से स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में सबसे पहले बात आती है कि लिंक लेयर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हमें समझना है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ये सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई है। लास्ट वीडियो हमने में क्या देखा था, हमने सारे ओएसआई की लेयर देखी थी। ठीक है, तो यहीं पे आता है एक डेटा लिंक लेयर। तो ये आपका जो ओएसआई मॉडल था उसमें सेकंड लेयर आती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। तो अगर दो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम हमारा डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग। ठीक है, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, फ्लो कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना इसका काम है। ठीक है, तो मतलब डेटा लिंक लेयर का काम होता है डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजना। जैसे कि तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप है और वाईफाई राउटर है, तो ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर लैन केबल से यहाँ एक, मतलब कि या फिर ऐसा हो कि एक कंप्यूटर है और दूसरा लैन केबल से कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो डेटा शेयर हो रहा है ना। तो यहाँ बीच में कोई इंटरनेट राउटिंग नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और फिर बाकी की बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फंक्शंस है, इसका पहला है फ्रेमिंग, मतलब कि डिवाइड द रो बिट स्ट्रीम इनटू डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम। तो मतलब जो आपका डेटा आ रहा है उसको रो बिट्स में कन्वर्ट, रो बिट्स जो आ रही है उसको डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स में कन्वर्ट करना, जिनको हम फ्रेम बोलते हैं। ओके, मतलब कंटिन्यूस बिट्स होती हैं 1010 को, तो इनको तोड़कर फ्रेम्स में कन्वर्ट करना इसका पहला काम है। ठीक है, फिर दूसरा है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब है एड एमएसी एड्रेस टू फ्रेम फॉर लोकल डिलीवरी। मतलब कि हर डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है, जिसे हम एमएसी बोल रहे हैं। तो हर डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये फ्रेम्स में ऐड होता है, तो ये करना। ठीक है, फिर एरर कंट्रोल, एरर को कंट्रोल करना, मतलब डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा तो अगर कोई एरर आया तो उसको कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल मतलब प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्मॉल रिसीवर। अगर एक छोटा सा रिसीवर है और यहाँ पे बड़ा रिसीवर है तो भी बहुत ज्यादा डेटा ना भेज दे जो ये ओवरलोड हो जाए, ये कंट्रोल करना। फिर एसएस कंट्रोल, डिटरमाइन विच डिवाइस यूज द शेयर चैनल एट अ गिवन टाइम। ठीक है, मतलब कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस सेम चैनल यूज कर रहे हैं तो कौन कब बोलेगा ये डिसाइड करना। ठीक है, ये सब तो फ्रेमिंग करना, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड एक्सेस कंट्रोल, ये सब इसके हमारा जो डेटा लिंक लेयर होता है, ये सब इसके फीचर्स है। ओके, सारे फीचर समझ आ गए अच्छे से। अब चलते हैं आगे अपना। ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें दिखा रखा है कि आपका जो नेटवर्क लेयर है वो थर्ड लेयर होती है और डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर होती है, फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर होती है। तो ये डेटा लिंक लेयर के ये सारे काम है, और यहाँ से पैकेट्स आ रहे हैं और इधर ये फ्रेम्स बना के फिजिकल लेयर को भेज दे रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेमिंग की। ठीक है, फ्रेमिंग क्या होता है, तो फ्रेमिंग क्या होता है, डिवाइडिंग बिट्स इनटू फ्रेम, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। ठीक है, जैसे हमारी फ्रेम बिट्स हैं तो इनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फ्रेम सो द रिसीवर कैन आइडेंटिफाई वेयर फ्रेम स्टार्ट एंड एंड। तो हमें पता लग जाता है कि फ्रेम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। अब जैसे यहाँ पे ये फ्रेम दे रखा है जिसमें हेडर है, ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन बताता है, फिर आता है डेटा या पेलोड जो जो नेटवर्क लेयर से आपका आता है रियल डेटा वो। ठीक है, फिर ट्रेलर होता है, ठीक है, सीआरसी में जो इंक्लूडेड होता है, जिसे हम सीआरसी की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं आगे वो हम समझेंगे, अभी बस आप फ्रेम का एक छोटा सा ये समझो कि फ्रेम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है मेथड्स ऑफ फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग कैसे कैसे होती है, तो इसके कुछ टाइप्स के मेथड है। पहला मेथड है करेक्टर काउंट। ठीक है, करेक्टर काउंट या फिर बाइट काउंट। ठीक है, बाइट काउंट, ये इसके दो टाइप है। ओके,
तो इसमें क्या होता है, फ्रेम्स स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि इस फ्रेम इस फ्रेम में 10 बाइट्स है, ठीक है, ये है आपका करेक्टर काउंट एक तरीके से, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया 10 डेटा, ठीक है। तो मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि रिसीवर 10 बाइट्स रीड करेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि द फर्स्ट फील्ड इन द फ्रेम हेडर कंटेन्स द नंबर ऑफ करेक्टर इन द फ्रेम, द रिसीवर यूजेस दिस काउंट टू डिटरमाइन फ्रेम बाउंड्रीज, ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि फ्रेम की कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब फिर प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, अगर 10 है, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, तो पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा, मतलब अगर सारे 10 के 10, अगर 10th वाला भी करप्ट हो गया तो सारा डेटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझे, जैसे कुरियर पर रॉन्ग आइटम काउंट लिख दिया तो पूरा शिपमेंट मैश हो जाएगा इस तरीके से। तो इफ द काउंट फील्ड इज करप्टेड बाय ट्रांसमिशन एरर, तो रिसीवर लूजेस सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीटली, तो अगर ये गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, एक तरीके से ऐसे। फिर आपका दूसरा तरीका है फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग, ठीक है, इसका मतलब है फ्लैग प्लस ESC कंसेप्ट, ठीक है, मतलब कि फ्रेम स्टार्ट एंड के लिए स्पेशल बाइट यूज करता है, ठीक है। देखो, स्पेशल फ्लैग बाइट्स एंड मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम इफ द फ्लैग पैटर्न अपीयर्स इन द डेटा एंड एस्केप करेक्टर इज इंसर्टेड बिफोर इट, जिसे हम स्टफिंग बोलते हैं। रिसीवर्स रिमूव एस्केप करेक्टर टू रिकवर ओरिजिनल डेटा। देखो, फ्लैग जो होते हैं हमारे, वो होते हैं स्पेशल बाइट, ठीक है। रूल क्या है, फ्लैग इन डेटा, तो मतलब देखो समझो, अगर आपका है फ्लैग इज इक्वल टू 7 ही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर डेटा में भी 7 ही आ गया, ठीक है, तो एस्केप लगा देते हैं, ठीक है, एस्केप लगा देते हैं, मतलब कि जो आपका फ्लैग है वो हो जाता है एस्केप प्लस फ्लैग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस्केप इज इक्वल टू, मतलब कि जैसे ये आ गया A7EB, ये आपका डेटा है, ठीक है, तो हम क्या सेंड करेंगे, 7 ही था ना हमारा, तो डेटा में 7 ही आ गया, तो हम सेंड क्या करेंगे, A, ठीक है, इसकी जगह हमने लगा दिया एस्केप, ठीक है, एंड 7EB, ठीक है। तो अब रिसीवर क्या करेगा, एस्केप को हटा देगा, जिससे उसे ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, क्योंकि देखो देखो सिंपल सी बात है, आपको डीप में तो जाना नहीं, आपसे कोई करवा के तो देखेगा नहीं, आपको सिर्फ याद रखनी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप ऐसे याद रखो कि फ्रेम स्टार्ट एंड के लिए स्पेशल बाइट यूज करता है, जिसे हम फ्लैग यूज बोलते हैं स्टार्ट एंड के लिए, ठीक है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि इफ द फ्लैग पैटर्न अपीयर इन द डेटा, ठीक है, अगर फ्लैग पैटर्न अपीयर होता है, हो रहा है डेटा में, तो उसको एस्केप से एस्केप उसकी जगह इंसर्ट कर देंगे, जिसे हम स्टफिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब हमें ओरिजिनल चाहिए होगा तो हम एस्केप को हटा देंगे, अगर फ्लैग आ रहा है कहीं पे तो एस्केप डाल देंगे, और जब हमें ओरिजिनल चाहिए हम एस्केप निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो नीचे वाले एग्जांपल से और समझ लो। देखो, जैसे हमारा ओरिजिनल डेटा ये था, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अगर फ्लैग है इन डेटा तो हम एस्केप प्लस फ्लैग से करेंगे, अगर एस्केप इन डेटा है तो हम एस्केप प्लस एस्केप से करेंगे, ठीक है। तो इसको ही बाइट स्टफिंग बोलेंगे, स्टफिंग मतलब इंसर्ट करना। तो जैसे ये ओरिजिनल डेटा था ए फ्लैग बी एस्केप सी, तो फ्लैग की जगह क्या कर दिया, एस्केप प्लस फ्लैग, है ना, जैसे ऊपर लिख रहा था, और यहाँ पे एस्केप की जगह कर दी एस्केप प्लस एस्केप। तो अगर जब उसे आफ्टर स्टफिंग हो गया और जब उसे ओरिजिनल चाहिए होगा डेटा, तो वो एस्केप एस्केप को हटा देगा, ठीक है, इससे फिर उसे ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा डीप में मत जाओ, अगर नहीं भी समझ आ रहा, सिंपल सी बात है, स्टफिंग का मतलब है कि हमें कहीं फ्लैग मिल रहा है तो हम एस्केप प्लस फ्लैग लगा देंगे, और कहीं एस्केप मिल रहा है तो एस्केप प्लस एस्केप लगा देंगे, स्टफिंग कर देंगे, और फिर जब रिसीवर के पास जाएगा वो अनस्टफिंग कर लेगा, जिससे उसे ओरिजिनल मिल जाएगा, बस इतना वो मतलब इसका। फिर भी होता है बिट स्टफिंग, ठीक है। बिट स्टफिंग क्या होता है, जैसे कि अगर आपका फ्लैग है, ठीक है, 0 1 1 1, और यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। तो अगर डेटा में 5 कंटिन्यूस 1 आ जाए तो एक एक्स्ट्रा 0 इंसर्ट करो एक तरीके से, जैसे कि अगर आपका डेटा है 1 1 1 1, ठीक है, 1, तो हम क्या कर देंगे, सेंड करेंगे हम 1 1 1 1 और 0, ठीक है।
तो रिसीवर क्या करेगा, 5 वंस के पास जो 0 है उसको हटा देगा। तो ये सेफ ट्रांसमिशन। देखो यूज्ड इन HDLC प्रोटोकॉल फ्लैग इज इक्वल टू जहाँ पे 6 वंस है, ठीक है, आफ्टर एवरी 5 consecutive वंस इन द डाटा सेंटर इंसर्ट 0 एंड रिसीवर रिमूव्स। मतलब अगर कहीं पे भी 5 वन आ रहे एक साथ तो वहां उसके बाद में एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो, ठीक है, और फिर रिसीवर उस 0 को हटा लेगा, उसे ओरिजिनल मिल जाएगा। इसे बोलते हैं बिट स्टफिंग, ठीक है। फिर है फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशन, मतलब कि इलीगल सिग्नल्स यूज होना, ठीक है। देखो यूज्ड सिग्नल पैटर्न दैट आर इलीगल एट द फिजिकल लेयर नेवर ओकर इन नॉर्मल डेटा टू मार्क फ्रेम बाउंड्रीज। तो ऐसे यूज कर लो जो कभी फिजिकल लेयर पे आए ना, ठीक है, नॉर्मल डेटा में। तो नो स्टफिंग इज नीडेड सिंस दिस पैटर्न कैन नॉट अपीयर इन पेलोड। मतलब अगर ऐसी चीज लगा दोगे आप, अगर आप ऐसा एक तरीके से ऐसी चीज है ये कि ऐसे सिग्नल्स यूज करते हैं जो नॉर्मली कभी हो ही आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके एग्जांपल है मैनचेस्टर एनकोडिंग जो यूज करती है हाई टू हाई लो टू लो एस डी लिमिटर्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। मतलब ऐसी चीज यूज कर दो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो वो समझ जाएगा रिसीवर की, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इसको हटा दो एक तरीके से, तो फिर उसको स्टफिंग वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद आपका ये थोड़ा सा डिफरेंस टेबल है। तो फ्रेमिंग मेथड लिख रखे हैं। बेसिक्स है कि काउंट फील्ड इन हेडर, इसके स्टार्टिंग में लिखा रहता है। बाइट स्टफिंग में फ्लैग प्लस बाइट वो वाला कंसेप्ट, इसमें 0 लगा देते हैं, इसमें इनवैलिड फिजिकल सिग्नल लगा देते हैं। एडवांटेजेस भी लिख रखी हैं कि सिंपल है, नो डिलिमिनेटर्स, कुछ हटाना जरूरी नहीं पड़ता, ये सिंपल है, कोई सिंक्लोज नहीं होता, ये वर्क्स फॉर एनी बिट पैटर्न, नो स्टफिंग ओवरहेड, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आगे दिक्कत हो गई तो पीछे भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि अगर काउंट गलत लिख दिया तो लॉस हो सकता है हमारा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, फिर इसमें है कि एक्स्ट्रा बिट्स हैं तो ओवरहेड बढ़ जाता है और डेटा डिपेंडेंट हो जाता है। इसमें प्रोसेसिंग ओवरहेड HDLC स्पेसिफिक है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल लेयर एनकोडिंग। तो ये टेबल आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो यहाँ पे मुझे ये तो समझाने की आपको नीड है नहीं कि एरर होता क्या है, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसी कोई गलत चीज हो ना जाना इन वन और मोर बिट्स ऑफ अ ट्रांसमिटेड फ्रेम कॉज्ड बाय नॉइज, या मतलब कुछ भी डिस्टोर्शन हो जाना जो भी हम बिट्स भेज रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। अब कुछ टाइप्स के एरर्स होते हैं। पहला होता है सिंगल बिट एरर। इसमें क्या होता है, ओनली वन बिट चेंज, मतलब कि जैसे 0 से 1 चेंज हो गया, फिर 1 से 0 हो गई, किसी भी नॉइज की वजह से या कोई भी बाहर की चीज की वजह से। तो ये रेयर होता है और ये सीरियल कम्युनिकेशन में होता है, मतलब रेयर इन सीरियल कम्युनिकेशन, तो सीरियल कम्युनिकेशन में ये रेयर होता है। फिर है वर्स्ट एरर, मतलब कि दो या दो से ज्यादा बिट्स अल्टर्ड हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्स्ट एरर। तो दो टाइप की एरर्स होती हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि एरर आई है। पहला तरीका है पैरिटी चेक का। पैरिटी चेक क्या होता है, ये सिंगल रिडंडेंट पैरिटी बिट इज अपेंडेड। देखो, ए सिंगल रिडंडेंट पैरिटी बिट इज अपेंडेड टू डेटा इन इवन पैरिटी, टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन, इन ऑड वन ऑड होते हैं नंबर ऑफ वंस, ठीक है। मतलब कि डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट जिसे हम बोलते हैं पैरिटी बिट ऐड की जाती है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि डेटा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका डेटा 0 1 0 1 1 है तो इसमें 3 वंस है, ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं, नंबर ऑफ वंस को देख के या किसी भी तरीके से, ठीक है, आगे समझेंगे। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो वंस हैं आपके, वो क्या है, डेटा प्लस पैरिटी है, ठीक है, डेटा प्लस पैरिटी है, और ये इवन होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर जैसे ये था हमारा 1 1, तो इसमें 3 वंस हैं और पैरिटी बिट 1 है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, 3 वंस है और पैरिटी बिट भी आपके 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, डेटा प्लस पैरिटी 4। तो मतलब सही है ये, ठीक है, इसको हम सेंड कर देंगे। और दूसरा क्या हो सकता है कि टोटल वंस ओड होने चाहिए। उसमें कैसे, कि अगर 1 0 1 1 है तो ऑलरेडी 3 है, और अगर यहाँ पे हमारी पैरिटी हो जाती है 0, ठीक है, तो क्या होगा आपका 1 0 1 1 0, ये हम सेंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या सेंड करेंगे, 1 0 1 1 1, और यहाँ पे हमने सेंड करा 1 0 1 1 0, एंड में हमारी पैरिटी बिट ऐड हो जाती है। ओके, अब चलते हैं हम। हाँ, ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया। डिटेक्ट ऑल ऑड नंबर बिट्स, एरर कैन नॉट डिटेक्ट इवन नंबर बिट्स, ये आपका सिंपल पैरिटी में ऑल
ओड नंबर बिट एरर को ये पता कर लेता है, लेकिन इवन नंबर को नहीं कर पाता। ठीक है। और 2D पैरिटी में क्या होता है, पैरिटी बिट्स कंप्यूटेड फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर्स। ठीक है, पैरिटी बिट कंप्यूटेड होती हैं हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए, और डिटेक्ट कर सकती है एंड करेक्ट भी कर सकती है सिंगल बिट एरर्स को। ठीक है, देखो पैरिटी बिट दोबारा समझ लेते हैं होता क्या है। इसमें क्या होता है, डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं, जिसे हम पैरिटी बिट बोलते हैं, जैसे ये एंड में ऐड हुई थी दोनों के अंदर। ठीक है, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब अगर दो टाइप की पैरिटी होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। तो इवन पैरिटी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड थे, तो हमने यहाँ ये एक पैरिटी बिट ऐड करी 1। ठीक है, फिर इवन हो गए तो हमने सेंड कर दिया। ऐसी इधर की साइड ऑड पैरिटी में क्या था, ये पहले से ही ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो हमने पैरिटी बिट को 0 साइड कर रख के इसको सेंड कर दिया। ठीक है, ये तो दो टाइप की पैरिटी चेक हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन इसमें देखो, लिमिटेशन है कि डिटेक्ट्स ऑड एरर्स ओनली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ना, अगर 1 3 5 बिट्स चेंज हुई तो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 2 4 बिट्स चेंज हुई तो डिटेक्ट नहीं होगा। ओके, और 2D पैरिटी एडवांस वर्जन होता है ये वाला, जो रो और कॉलम पैरिटी दोनों को चेक कर लेता है और डेटा को मैट्रिक्स में अरेंज करके रो वाइज पैरिटी कॉलम वाइज पैरिटी दोनों कैलकुलेट कर लेता है। बस इतना आपको, बस इतना काफी है पैरिटी बिट समझने के लिए। बस इतना समझ सकते हो कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाती है, जिसे हम पता कर लेते हैं डेटा सही है गलत है। ठीक है, ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पैरिटी बिट बनाने नहीं बैठना। अब आते हैं चेकसम। चेकसम के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल की अलग वीडियो आएगी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चेकसम में क्या होता है, डिवाइड डेटा इनटू सेगमेंट्स। तो सेंडर डिवाइड्स डेटा इनटू इक्वल साइज सेगमेंट्स, add them using one's complement arithmetic, and sends the complement of sum, and receiver adds all segments including checksum, result is equal to all ones mean no error। ठीक है, इसका आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना और अच्छे समझ आएगा। सीआरसी का एक न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम समझते हैं, थ्योरी लेवल पे समझेंगे। तो ये क्या करता है, डेटा को छोटे इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है, और सब सेगमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर सब सेगमेंट्स को ऐड कर देते हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम सेंड कर देते हैं। देखो छोटे छोटे में तोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं इस कॉम्प्लीमेंट को। तो फाइनल सम का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फाइनल सम का कॉम्प्लीमेंट रिवर्स बिट भेजते हैं। ठीक है, जो सेंड करते हैं हम, वो फाइनल सब का कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स बिट्स भेजते हैं। बस यही होता है आपका। फिर जैसे कि अगर आपका डेटा 1010 है, ठीक है, और 1100, तो हमने क्या करा, ये दो सेगमेंट्स हैं, तो इनको हमने ऐड कर दिया, 10 प्लस 1100, तो ये कितना हो जाएगा, 10110 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करा कैरी एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया 100, तो हमने क्या करा, अब हम जो भेजेंगे ना, वो हम भेजेंगे डेटा प्लस चेकसम। ठीक है, अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, रिसीवर साइड देखेगा, सबको ऐड करेगा इंक्लूडिंग चेकसम। ठीक है, और अगर रिजल्ट में क्या हुआ, सारे वंस मिले उसे, तो करेक्ट है। ठीक है, इतनी सी बात है। ये यहाँ पे सेंड हो जाएगा डेटा प्लस चेकसम, और फिर वो चेक करेगा कि अगर ये सब में 1 है तो ठीक है, मतलब कि अगर आपका आंसर ये है तो नो एरर है। ठीक है, अगर लेकिन आपका आंसर नॉट इक्वल टू ये है तो मतलब एरर है। ओके, तो ये आपको और भी अच्छे समझ आएगा जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे। अभी आप इतना ही समझो कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, फिर ऐड करता है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर जो आपका सम आता है उसका कॉम्प्लीमेंट को भेज देता है, और रिसीवर फिर उन सारे सेगमेंट्स को चेक सम के साथ ऐड करके देखता है, अगर सम में 1 है मतलब नो एरर है। ठीक है, अब है सीआरसी। ठीक है, मैंने बोला था सीआरसी का भी आएगा एक, चेकसम के बाद सीआरसी। ठीक है, सीआरसी और चेकसम के ऊपर न्यूमेरिकल आता है शायद, सीआरसी के ऊपर तो आते ही आता है। ठीक है, वो आपको करना ही करना है। तो सीआरसी क्या करता है, डेटा को एक मैथमेटिकल पोलिनोमियल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, ट्रीट्स डेटा एज अ पोलिनोमियल, डिवाइड इट बाई जनरेटर पोलिनोमियल यूजिंग एक्सओर डिवीजन। ठीक है, बाइनरी डिवीजन, द रिमाइंडर इज इक्वल टू सीआरसी अपेंडेड टू द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है उसको पोलिनोमियल की तरह करता है। ठीक है, एक जनरेटर होता है, उससे डिवाइड करते हैं, एक्सोर डिवीजन होता है वो। ठीक है, अलग टाइप का होता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझेंगे। फिर एक रिमाइंडर आता है। ठीक है,
जिसको हम सीआरसी भी बोलते हैं, फ्रेम चेक बोलते हैं, उसको हम अपेंड कर देते हैं ओरिजिनल वाले में बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, ये सिंपल सा इसका तरीका है। तो फिर बाइनरी डिवीजन होता है, जो रिमाइंडर आता है सीआरसी। ठीक है, तो इसमें देखो स्टेप्स भी लिख रखे हैं कैसे, कि डेटा के एंड में जीरोज ऐड करो। पहला स्टेप क्या है कि आर जीरोज डेटा के एंड में ऐड कर दो, और आर क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये है तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, तो जितनी डिग्री है उतनी जीरोज ऐड कर दो। ठीक है, फिर डिवाइड कर दो डेटा बाय जनरेटर यूजिंग एक्सओर डिवीजन, तो फिर एक्सओर डिवीजन की मदद से जनरेटर से डिवाइड करो। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जैसे आपका रिमाइंडर आया 0 1, तो आपको क्या करना है, और आपका ओरिजिनल क्या था 1101, और रिमाइंडर आया आपका ये, तो आप सेंड क्या करोगे 1101, मतलब सीआरसी का जो आया आपको उसको ऐड करके सेंड करोगे। ठीक है, अगर रिसीवर जब डिवाइड करता है रिसीव्ड फ्रेम को उसी जनरेटर से, जो ये फ्रेम आया और जो जनरेटर था, अगर उससे डिवाइड करता है एंड आता है 0, तो मतलब नो एरर है। देखो, एक जनरेटर होता है आपके पास, ठीक है, एंड आपका एक पोलिनोमियल होता है, तो पोलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतना डेटा में ऐड कर दो। ठीक है, फिर एक्सो डिवीजन करो और जो आपका रिमाइंडर आए उसका वो पोलिनोमियल में ऐड कर दो और भेज दो। ठीक है, अब जब रिसीवर इस पूरे को जनरेटर से डिवाइड करेगा और 0 आता है, तो आपका मतलब आंसर सही है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये सब टेक्निक्स की अगर नहीं समझ आ रही न्यूमेरिकल वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकली समझ लो अभी बस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, एक की नोट है कि सीआरसी डिटेक्ट्स ऑल सिंगल बिट एरर्स, ऑल डबल बिट्स एरर, ऑल ऑड नंबर एरर्स, ऑल वर्स्ट एरर्स ऑफ लेंथ लेस देन इज इक्वल टू आर, एंड अबाउट 99.97 ऑफ वर्स्ट एरर्स ऑफ लेंथ ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो सीआरसी ऑलमोस्ट सारे कर ही देता है अच्छे से। अब बात आती है आपकी एरर करेक्शन टेक्निक। डिटेक्शन तो देख लिया हमने, अब करेक्ट कैसे करोगे। तो करेक्शन टेक्निक में पहली टेक्निक आती है हमिंग कोड। इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट पैरिटी वेटेड पोजीशन डेटा पावर ऑफ 2, तो जो जो ऐसी पोजीशन है जो पावर ऑफ 2 है वहां पे हम पैरिटी बिट को ऐड कर देते हैं। कैन डिटेक्ट 2 बिट एरर्स एंड करेक्ट 1 बिट एरर्स, तो दो 2 बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है एंड 1 बिट एरर को ये करेक्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर m डेटा बिट्स आर पैरिटी बिट्स आर नीडेड सच दैट 2 की पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, पैरिटी बिट स्पेशल पोजीशन पे लगते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर पे, और पैरिटी बिट्स इतने होने चाहिए कि वो सब बिट्स कवर कर सके, जिसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है, इतनी हमारा होना चाहिए। तो डेटा अगर जैसे कि अगर आपका डेटा 1011 है और m आपका 4 है, r इजिकल टू 3 है। ठीक है, तो पोजीशंस देखी जाएंगी आपकी। तो पोजीशन है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे P1 टाइप आएगा, यहाँ P2 टाइप आएगी, यहाँ D1 रहेगा आपका डेटा, यहाँ P4, ठीक है, D2, D3, D4। तो जो जो 2 की पावर है, जैसे ये, ठीक है, ये यहाँ पे आपने पैरिटी बिट ऐड कर दी। ठीक है, बाकी जगह वही रहा। तो डेटा कैसे हो जाएगा आपका, ये जहाँ पैरिटी बिट है ना छोड़ के, फिर यहाँ पे ये थर्ड वाला, ठीक है, इसको ले रहे हैं। ठीक है, पैरिटी बिट की जगह डैश लगा रहे हैं, तो D1 यहाँ था। ठीक है, फिर पैरिटी बिट, फिर D2 0, फिर D3 D4। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया, और आप फिर पैरिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये सब हम वही बात है न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में समझेंगे, अभी बस हम थ्योरेटी के लिए आपको ये समझ आ गया कि हम क्या करते हैं, इसमें हम पैरिटी ऐड कर देते हैं द पावर्स ऑफ 2। ठीक है, अब जैसे यही वाला एग्जांपल था, ठीक है, जो हम समझ रहे थे, आ गया था डैश डैश 1 डैश 0 1 1। ठीक है, और ये सारी हमारी पेरिटी है, 3 पेरिटी निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ से पेरिटी निकाली, तो ये हम कैसे निकाल रहे हैं, कौन सी पोजीशन कब चेक कर रहे हैं, सब हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल देखो, जैसे इसने पोजीशन चेक करी, तो यहाँ पे कितना है 101, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो पेरिटी आ गई आगे 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है, तो पेरिटी आ गई आपकी 1। यहाँ पे कितने हैं, इवन है, तो यहाँ आगे 0, तो मिल गया आपको तीनों पेरिटी। फिर आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, तो पहला 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 1 आया था, फिर 1 आया था, 0 1 1, ये मतलब ये लास्ट वाला 0 आया था। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉरवर्ड करेक्शन
ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर खुद ही एरर करेक्ट करेगा, ठीक है, दोबारा डेटा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और एक्स्ट्रा बिट ऐड होती हैं ताकि करेक्शन पॉसिबल हो। जैसे कंसेप्ट है सेंडर एट सफिशिएंट रिडंडेंसी सो दैट रिसीवर कैन करेक्ट एरर्स विदाउट रीट्रांसमिशन, ठीक है, वो खुद ही रिसीवर करेक्ट कर लेता है बिना रीट्रांसमिशन के। और वायरलेस सैटेलाइट लिंक्स वेयर रिट्रांसमिशन कॉस्ट इज हाई, तो ये यहाँ पे यूज होती हैं। एग्जांपल जैसे रीड, सोलोमोन, टर्बोकोड्स, एलडीपीसी, ये सब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि एरर डिटेक्शन में क्या होता है, डिटेक्ट करता है सिर्फ एरर, एरर करेक्शन में डिटेक्ट एंड फिक्स एरर्स, ये लेस रिडंडेंट होता है, ये मोर होता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है पैरिटी, चेकसम, सीआरसी, ये सब एरर डिटेक्शन के काम आते हैं, ये एरर करेक्शन के काम आते हैं। ये इसमें रीज ट्रांसमिट होता है, इसमें करेक्ट इन प्लेस होता है, इसका ओवरहेड लो है, इसका ओवरहेड हाई है, ठीक है। अब समझते हैं हम फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मैकेनिज्म डेट प्रिवेंट्स अ फास्ट सेंडर, मतलब कि वो हमने ऊपर देखा था ना एक, तो मतलब कि फ्लो कंट्रोल का मेन काम होता है सेंडर की स्पीड को रिसीवर के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना। ऐसा ना हो जाए कि जो इधर वाला सेंडर है वो छोटे से उसको ज्यादा ओवरवेलम कर दे, मतलब ज्यादा डाटा भेज दे, दोनों की स्पीड मैच हो, ये फ्लो कंट्रोल का काम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल समझे कि टीचर बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट स्लो लिख रहा है, तो अगर टीचर स्लो नहीं हुआ तो स्टूडेंट तो लिख ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए। तो इसके एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ। पहला प्रोटोकॉल है सिंपल स्टॉप एंड वेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मान के चलो, ये मान के चलता है कि नेटवर्क में कोई एरर नहीं होता, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं। देखो, एज्यूम एरर फ्री चैनल विद इनफाइनाइट बफर, सेंडर सेंड्स फ्रेम कंटिन्यूसली विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। सो ये सोचता है कि एक्नॉलेज की मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक होता है इनफाइनाइट बफर, उसमें क्या होता है, रिसीवर के पास अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, ठीक है, ये भी अनरियलिस्टिक होता है। फिर आपका आता है स्टॉप एंड वेट, तो ये जो है ना, ये बस थ्योरी के लिए, रियल वर्ल्ड में इसका कोई यूज नहीं है। अब दूसरा है स्टॉप एंड वेट, नोइजी चैनल के लिए। इसमें क्या होता है कि सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नोलेजमेंट, तो एक फ्रेम सेंडर भेज देता है, फिर एक्नोलेज का इंतजार करता है, ठीक है। एक फ्रेम भेजता है, टाइम स्टार्ट करता है, एक्नोलेज का वेट करता है। एग्जाम्पल की जैसे तुम पार्सल भेजते हो, कंफर्मेशन का वेट करते हो, फिर नेक्स्ट पार्सल भेजते हो, ठीक है, ऐसे करके इसमें काम चलता है। और अगर टाइम आउट हो जाता है, तो अगर एक्नोलेजमेंट नहीं आया तो सेम फ्रेम दोबारा भेजते हैं। जैसे कि मैसेज सेंड करा, रिप्लाई नहीं आया, तो फिर से भेजते हो तुम, ठीक है, हेलो भेज दिया, फिर रिप्लाई नहीं आया 3-4 दिन तक, तो फिर से हेलो भेज दो, इस तरीके से, ओके। तो सेंडर ट्रांसमिट वन फ्रेम, स्टार्ट अ टाइमर एंड वेट फॉर एक्नोलेजमेंट, इफ एक्नोलेज रिसीव्ड सेंड नेक्स्ट फ्रेम, इफ टाइम आउट रीट्रांसमिट सेम फ्रेम, ठीक है। ये इसका मेन लाइक थ्योरी है। और इसमें आपका एक सीक्वेंस नंबर होता है, लाइक डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए सिर्फ दो नंबर यूज होते हैं, जैसे 0 और 1, ठीक है, ये जो ये लिख रहा। और फिर आपका एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 + 2a, ठीक है। ए यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले है, अपॉन मतलब कि ए हमारा क्या है, प्रोपोगेशन डिले, वो अपॉन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। की पॉइंट है कि स्टॉप एंड वेट ए आर की यूज ओनली 2 सीक्वेंस बिट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड इट्स एफिशिएंसी ड्रॉप शार्पली एट प्रोपोगेशन डिले इंक्रीजेस, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है जब हमारा प्रोपोगेशन डिले बढ़ जाता है। अब है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होती है, सेंड मल्टीपल फ्रेम्स विदाउट वेटिंग, मतलब कि सेंडर जो है एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकता है, और विंडो की साइज जो है वो मैक्स एक्नोलेज्ड फ्रेम होती है, लाइक विंडो का साइज बताना है कि कितने फ्रेम्स एक टाइम में भेज सकते हैं। जो हमारा विंडो है वो साइज बताता है कि एक टाइम पे कितने फ्रेम भेज सकते हैं, और वो क्या करता है, बहुत सारे फ्रेम्स को, जितना उसकी विंडो की साइज है उतने फ्रेम्स एक साथ भेज देता है विदाउट एक्नोलेज, एक एक के लिए, ठीक है। तो allow sender to transmit multiple frames before receiving acknowledgement, the window is equal to, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये है आपका स्लाइडिंग विंडो, बस इतना सा मतलब काम है, मतलब हाँ एक एक भेज देते हैं, लाइक 3 बता दिया अगर मैं विंडो का साइज, तो 3-3 के पेयर में भेजेंगे, ऐसे करके।
ठीक है, फिर है इसके अंदर आपका गो बैक एंड ARQ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ फ्रेम आई लॉस्ट डिस्कार्ड आई एंड ऑल आफ्टर। देखो, अगर आई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, अगर एक फ्रेम मिस हो गया तो उसके बाद वाले फ्रेम्स रिजेक्ट कर दो। ठीक है, पहले वाले रहने दो, पहले वाले ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है फ्रेम, अगर 3 लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो 4 को 5 को सबको डिस्कार्ड कर दो, इसका मतलब है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सारे सबकी ना थ्योरी समझ लो, फिर न्यूमेरिकल कोई भी होगा तो उसकी अलग वीडियो आ जाएगी। थ्योरी समझना ज़्यादा इजी है, मतलब इजी है, और अगर थ्योरी समझ लोगे तो आप अच्छे से बना के लिख के आ पाओगे। जैसे मैंने आपको बता दिया स्लाइडिंग विंडो क्या, आप फिर समझ लिया आपने, अब आप एग्जाम में लिख दोगे, अब उसके एक टाइप भी लिख दोगे, जैसे गो बैक एंड क्या होता है। ठीक है, ये सब। अब जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया ना, फ्रेम 3 से दोबारा चालू हो जाएगा, और अगर सेंटर एक टाइम में एन फ्रेम भेज सकता है, और रिसीवर विंडो साइज क्या है 1, तो सिर्फ करेक्ट ऑर्डर में फ्रेम एक्सेप्ट करेगा। ओके, अगर ऑर्डर गलत होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे साइज विंडो क्या है एन है, ठीक है, रिसीवर विंडो क्या है 1 है, तो अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा, रिसीवर हैज नो बफर फॉर देम। ओके, फिर क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड ये सब ठीक है। फिर आपका सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि सिर्फ लॉस्ट फ्रेम जो है वो ही रीट्रांसमिट होते हैं, इनके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा। तो रिसीवर एक्सेप्ट्स एंड बफर्स आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम। देखो, अगर विंडो की साइज है एन, जैसे कि फ्रेम 3 लॉस्ट हुआ तो 3 रीसेंड होगा, तो रिसीवर अनऑर्डर फ्रेम्स भी एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल फ्रेम्स स्टोर करता है बफर में, ओल्ड वर्सेस न्यू फ्रेम्स मिक्स ना हो। ठीक है, देखो, रिसीवर विंडो साइज एन, ठीक है, एक्सेप्ट करता है आउट ऑफ बफर भी, और रिट्रांसमिशन सिर्फ जो लॉस हुआ है उसी को रिट्रांसमिट करेगा। सीक्वेंस नंबर एटलीस्ट 2n वैल्यूज टू अवॉइड ओल्ड एंड न्यू फ्रेम कंफ्यूजन। ठीक है, सीक्वेंस नंबर जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2n रहता है, जिससे ओल्ड फ्रेम वर्सेस न्यू फ्रेम मिक्स ना हो। हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसे मेमोरी एंड प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका सेलेक्टिव रिपीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब आपको दे रखा है कि स्टॉप एंड वेट, गो बैक, ये सब आपका टेबल को रेफर कर लेना, मैंने आपको मतलब सबके समझा दिए। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि चलता रहता है, एक्नॉलेज लेता रहता है, ठीक है। एंड गो बैक एंड में क्या होता है कि जाता है और जहाँ से गलती हो गई है वहाँ के पीछे के सबको डिस्कार्ड कर देता है। सेलेक्टिव में क्या है, जो जहाँ गलती हुई है सिर्फ उसको डिस्कार्ड करता है। ओके, और बाकी सब चीज़ आप रेफर कर लेना इधर से। अब है कि सीक्वेंस नंबर 4 GVN इज ग्रेटर देन इक्वल टू W प्लस एन फॉर सेलेक्टिव रिपीट, ये ग्रेटर देन, हाँ ये देख लो सीक्वेंस नंबर गो बैक एन के लिए जो था ये वाला, ठीक है, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू W प्लस 1 होता है, और इसके लिए 2W होता है। दिस एंश्योर नो कंफ्यूजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू फ्रेम्स आफ्टर विंडो स्लाइड्स। ओके, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पे। अब है मीडिया एसेस कंट्रोल लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, चैनल एलोकेशन वगैरह इसमें हमें समझना है। मतलब कि मल्टीपल नोड्स जो हैं वो शेयर करते हैं वन चैनल। ठीक है, जब बहुत सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क चैनल यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि कौन कब डेटा भेजेगा। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं चैनल एलोकेशन। व्हेन मल्टीपल नोड्स शेयर वन ब्रॉडकास्ट चैनल, अ स्ट्रेटेजी इज नीडेड टू डिसाइड हु ट्रांसमिट व्हेन प्रिवेंटिंग कोलिजन। जिसे लाइक देखो, बहुत सारे लोग हैं कि चैनल में, तो कौन कब बोलेगा ये कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो इसीलिए सबके पास डिसीजन होता है कि कौन कब बोलेगा, सबको टाइम एलोकेट होता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो होता है, जिससे कोलिजन ना हो। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा या दो या ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ डेटा भेजेंगे तो कोलिजन आ जाएगा। ठीक है, जैसे जूम कॉल होती है, सब एक साथ बोलने लगे, ये सब। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ चैनल एलोकेशन देख लेते हैं। पहला चैनल है स्टैटिक एलोकेशन, ठीक है, दूसरा है डायनेमिक एलोकेशन। तो स्टैटिक एलोकेशन में क्या होता है, चैनल डिवाइडेड इन एडवांस, मतलब चैनल को पहले ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें होता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम वाला। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हर यूजर को अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है। टाइम डिवीजन में हर यूजर को टाइम स्लॉट दिया जाता है कि वो तभी ही बोलेगा। ठीक है, अब एक चीज हो सकती है, जैसे फिक्स्ड स्लॉट होते हैं, अगर यूजर आइडल हुआ तो उसका स्लॉट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो सबको एक एक मिनट मिल गया, लेकिन कोई स्टूडेंट बोलता ही नहीं है तो टाइम वेस्ट हो गया ना, इसमें ये है। अब है डायनेमिक एलोकेशन, ये ऑन डिमांड है।
जैसे कि जो यूजर को डेटा भेजता है वही चैनल यूज करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंट यूज है, बेटर यूटिलाइजेशन है, रिक्वायर्स एमएसी प्रोटोकॉल, लाइक जो बोलना चाहता है वही बोलेगा, तो वेस्टेज तो है नहीं। एंड एमएसी प्रोटोकॉल जिससे चाहिए होती है। अब एमएससी प्रोटोकॉल डिटरमाइन करता है हाउ शेयर डेटा इज एसेस्ड, तो जो हमारा जो भी शेयर डेटा है वो कैसे एसेस होगा, ये हमारा एमएससी प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। इसमें 3 टाइप होते हैं, रैंडम एसेस, कंट्रोल्ड एसेस एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो रैंडम एसेस में हमारा अलोहा, सीएसएमए, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए होता है। कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल में पोलिंग, टोकन पासिंग, रिजर्वेशन, और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए ये सब होते हैं, ठीक है। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं ये सब। जैसे कि अब हम पहले पढ़ने वाले हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में सबसे पहले आ जाता है हमारा अलोहा। तो अलोहा क्या होता है, डिवाइस जब चाहे डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। स्टेशन ट्रांसमिट वेन एवर दे हैव डेटा, जब भी उनके पास डेटा है वो भेज सकते हैं। और जब कोलिजन आ जाए वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, रैंडम टाइम के लिए, फिर से रिट्रांसमिट करेंगे। तो ये है अलोहा का काम, ठीक है। कोलिजन हुआ, रैंडम टाइम वेट करा, फिर रीसेंड कर दिया। तो जैसे कि स्टूडेंट बिना परमिशन के बोल दिया एकदम से, ठीक है। अगर क्लैश हो रहा है तो थोड़ा सा, जैसे डिबेट होती है ना, ग्रुप डिबेट होती है, तो जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये और इसने सोचा, दोनों ने एक साथ बोलना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, उसने देखा कोलिजन हो रहा है तो ये रुक गया थोड़ी देर के लिए, और ये बोल रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इसने फिर बोला, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होती है, प्योर प्योर पहला होता है प्योर अलोहा। तो इसमें क्या होता है, एनी टाइम, जैसे कि सिंपल बट मैसी होता है ये, मतलब कभी भी एनी टाइम भी वो बोल देता है, रिट्रांसमिट कर देता है। वल्नरेबल पीरियड, मतलब कि 2 into TT, मतलब फ्रेम ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन टाइम, इसका कुछ इतना टाइम बाद बोलता है ये। अगर किसी फ्रेम के आसपास 2x टाइम विंडो में कोई और फ्रेम आए तो कोलिजन है, ठीक है। फिर मैक्स थ्रोपुट, ये इसके बेसिस पे होता है, ठीक है। मतलब बस वो टाइम ही वगैरह ही बता रहा है। अब बात आती है स्लोटेड एलोहा की, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसमिट ओनली एट द बिगनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट, मतलब टाइम को स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ स्लॉट के स्टार्ट पीरियड में ही पर ही सेंड होता है, ठीक है। इसमें भी होते हैं, जैसे पहला है वल्नरेबल पीरियड, ओनली वन स्लॉट, मैक्स थ्रोपुट, ठीक है। ये सब फॉर्मूलेस वगैरह हैं, मतलब समझ लो बस आप इधर। ओके, तो प्योर अलोहा एंड स्लोटेड अलोहा समझ आ गया। स्लोटेड अलोहा में स्लोट्स होते हैं, जैसे अब यहाँ पे बोला, ठीक है। फिर दूसरा स्लोट ये है तो यहाँ यहाँ ही बोलेंगे, बस स्लोट्स के स्टार्टिंग में ही बोलेंगे। तो कोलिजन जो है इससे हाफ हो गया। ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बोल रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा जब रीट्रांसमिट कब होगा, अगर कोलिजन हुआ तो यहीं पे आकर रीट्रांसमिट होगा, बीच में नहीं हो सकता। पर जो था हमारा प्योरल हो वो तो यहाँ पे बार बार बोल दे यहाँ पे बीच में, तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। पर ये क्या करेगा, इतना टाइम वेट करने के बाद जब भी यहाँ पे बोलेगा, तो अगर ये रुक गया तो ठीक है, कोलिजन नहीं होगा, फिर वो बोलना चालू कर देगा दूसरा, इस तरीके से। अब है आपका CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। जैसे कि ये लिसन बिफोर टॉक, मतलब कि चैनल, मतलब सेंस चैनल बिफोर सेंडिंग, तो मतलब पहले चेक करो चैनल बिजी है फ्री है। फिर जैसे कि फोन कॉल होती है, अगर सामने वाला बोल रहा है तो वेट करो, और अगर साइलेंट है तो ठीक है बोल लो। तो ये काम है हमारा CSMA का, स्टेशन सेंस चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग, लिसन बिफोर टॉक, मतलब कि इफ बिजी है तो वेट करो, आइडल है तो ट्रांसमिट कर दो। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहला है वन परसिस्टेंट CSMA, मतलब कि अगर आइडल मिला तो तुरंत सेंड कर दो, ठीक है। और अगर बिजी है तो कीप सेंसिंग ट्रांसमिट एज सुन एज आइडल, तो ये ग्रीडी होता है, कोलिजन चांस हाई होता है इसमें, ठीक है। फिर है नॉन परसिस्टेंट, तो अगर बिजी है तो वेट करो रैंडम टाइम के लिए, फिर सेंस करो। और ये लेस ग्रीडी होता है, इसमें लेस कोलिजन होता है, ठीक है। फिर पी परसिस्टेंट CSMA है, ये भी ऐसे ही है कि अगर आइडल है ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी P, ठीक है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सेंड होता है, तो थोड़ा ये बैलेंस्ड अप्रोच है। फिर है आपका कैरियर CSMA CD, ये था आपका CSMA, ठीक है। और ये कोलिजन डिटेक्शन, ओके। तो ये इसमें क्या होता है, सिर्फ सेंड नहीं करता, सेंड करते वक्त भी चेक करता है, ठीक है।
तो स्टेशन सेंस चैनल बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब भेजने से पहले भी और जब भेज रहा है तब भी। तो अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया है कहीं पे भी मिड ट्रांसमिशन में भी, तो स्टॉप करेगा और सेंड करेगा जैम सिग्नल एंड वेट करेगा, ठीक है, और फिर रिट्राई करेगा। मतलब कि स्टेप्स क्या है, चेक करेगा पहले आइडल है तो सेंड कर देगा, फिर मॉनिटर करता रहेगा वाइल सेंड एंड ट्रांसमिशन के दौरान भी चेक करेगा, और कहीं पे अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया तो सबको बता लाइक इमिडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और सेंड जैम सिग्नल टू अलर्ट ऑल सिग्नल, फिर सबको बता देगा कि कोलिजन हुआ है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए वेट करेगा और फिर दोबारा ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये है आपका सी एस, मतलब कि कोलिजन हुआ और फिर अगर मतलब बोलने के बाद भी कोलिजन हुआ तो वो वहीं रुक जाएगा और सबको बता देगा कोलिजन हुआ है और फिर रीट्राई करेगा। ओके, अब इसके अंदर एक होता है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, तो मतलब कि वेट टाइम इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, मतलब कि हर कोलिजन के बाद वेट टाइम डबल हो जाता है। जैसे फर्स्ट कोलिजन में वेट टाइम है 0.1, सेकेंड कोलिजन में 0.3 और थर्ड में 0.7, इस तरीके से, ठीक है। ये रहा 2 की पावर k-1, तो डबल रेंज विद ईच कोलिजन अप। की पॉइंट क्या है कि मिनिमम फ्रेम साइज कितना है, 64 होता है, ठीक है, तो फ्रेम इतना बड़ा होना चाहिए कि कोलिजन डिटेक्ट हो सके, ठीक है। इसकी एक कंडीशन होती है ये वाली, तो दैट इससे क्या होता है सिग्नल जाके वापस आए तब तक ट्रांसमिशन चलना चाहिए, तो ये कंडीशन होती है, ये माइंड में रखना। फिर आपका होता है वो था कोलिजन डिटेक्शन, ये है कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल है वाईफाई और उसका था ईथरनेट। इसमें क्या होता है कि वायरलेस में कोलिजन डिटेक्ट नहीं होता है, इसलिए पहले ही अवॉइड करना होता है, ठीक है, यूज इन वायरलेस नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो पाता तो पहले से अवॉइड करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है हिडन नोड्स डिवाइस एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसमें टेक्निक है, पहली टेक्निक है IFS, वेट टाइम, मतलब आइडल होने के बाद थोड़ा वेट आफ्टर चैनल गोज आइडल बिफोर ट्रांसमिटिंग, मतलब जैसे ही शांत हुआ चैनल तो थोड़ा सा वेट करो फिर भेजो। फिर रैंडम बैक ऑफ, इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा डिले, कोलिजन कम होगा, एडिशनल रैंडम वेट टू स्प्रेड ट्रांसमिशन, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करो ट्रांसमिशन के लिए, इसलिए इसमें इसकी वजह से कोलिजन थोड़ा कम होता है। फिर एक्नॉलेज रिक्वायर्ड, मतलब कि रिसीवर कंफर्म करेगा, ठीक है, कंफर्मेशन लेगा, रिसीवर सेंड एक्सप्लिसिट एक्नॉलेज टू कंफर्म रिसीप्ट। फिर है RTC एंड CTS, ये ऑप्शनल होता है, मतलब ये ऐसे पूछता है कि भेज सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट टू सेंड, अगर क्लियर टू सेंड है, हाँ उसने बोल दिया भेज सकते हो तो भेज देंगे, ठीक है। ये है RTC एंड CTS। और एक्नॉलेज रिक्वायर्ड, इसमें रिसीवर पूछ लेता है उससे, ठीक है, रिसीवर कंफर्म करेगा और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करने लगता है और इसमें थोड़ा सा वेट करता है और फिर भेजता है। एग्जाम्पल इसका जैसे वाईफाई है तो पहले चेक करेगा या थोड़ा वेट करेगा फिर सेंड करेगा, इस तरीके से। आप यहाँ पे आपके डायग्राम्स भी दे रखे हैं, ठीक है, डायग्राम्स को भी आप रेफर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक आपका डायग्राम वो टेबल के थ्रू शो कर रखा है, तो इसको आप रेफर करोगे, आप जैसे मैंने आपको समझा दिया तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे प्योर अलोहा में क्या था, रैंडम वेट कर रहे थे फिर रिट्राई कर रहे थे। स्लॉटेड में क्या था, स्लॉट डिवाइड कर दिए थे तो वेट फॉर नेक्स्ट स्लॉट कर रहे थे फिर रिट्राई कर रहे थे। CSMA में क्या कर रहे थे, पहले सेंस कर लेते थे और अगर बिजी लग रहा है तो वेट करते थे। डिटेक्शन में क्या कर रहे थे, पहले डिटेक्ट कर रहे थे फिर जैम सिग्नल सबको भेज दे रहे थे कि हाँ कोलिजन हुआ है फिर रिट्राई कर रहे थे। अवॉइडेंस में क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे विया बैक ऑफ, एक्नॉलेज और ये जो भी हमने टेक्निक्स देखी थी, और ये सारे इनके एग्जांपल लिखे हुए हैं कौन कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी में लिखी हुई है। अब है हमारा कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल, ठीक है। कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं जो हम ऊपर देख रहे थे, देखो रैंडम नहीं है, कंट्रोल के साथ डिसाइड होता है कौन कब बोलेगा, ठीक है, इसमें रैंडम नहीं होता है कि रैंडमली भेज दो या कर दो, कंट्रोल के साथ होता है, ठीक है। जैसे टीचर क्लास में बोलता है कि एक एक करके बोलो, ऐसे करके। तो पहला इसमें पोलिंग, पोलिंग क्या होता है, एक मेन डिवाइस होता है जो मास्टर होता है, जो सब डिवाइस स्लेव से पूछता है तुम्हें डेटा भेजना है क्या, एक तरीके से ऐसे, ठीक है, ये है पोलिंग, कि ये मतलब मास्टर है और ये स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं तो ये एक से पूछेगा डेटा भेजना है, डेटा भेजना है, डेटा भेजना है, डेटा भेजना है, ऐसा करके, ठीक है। स्टेशन पोल्स ईच सेकेंडरी स्टेशन इन टर्न आस्किंग इफ इट हैज डेटा, ओनली पोल्ड स्टेशन में ट्रांसमिट, नो कोलिजन, इससे कोलिजन नहीं होता क्योंकि जिससे वो पूछ रहा है बस वही भेजेगा, अगर उससे नहीं भेजना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पोलिंग मैसेज इवन व्हेन स्टेशन हैव नथिंग टू सेंड। ओवरहेड क्या होता है इसमें
कि जिसको परमिशन मिली सिर्फ वही डेटा भेजेगा। ठीक है, ये तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर किसी डिवाइस के पास डेटा ही नहीं है फिर भी उससे पूछा जाएगा तो टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, ये सब तो यूज होता है ब्लूटूथ में, ये मेन फ्रेम सिस्टम्स में एंड 802.11 पीसीएफ मोड में। दूसरा है हमारा टोकन पासिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। टोकन पासिंग मतलब परमिशन, टोकन क्या है आपका, परमिशन टू सेंड। तो ये स्पेशल सिग्नल होता है, टोकन बोलते हैं जिसे हम, जिसके पास टोकन है वही डेटा भेज सकता है। ठीक है, और टोकन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है रिंग्स में, मतलब टोकन एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन होता है, एक में माइक है, ठीक है, तो जिसके पास माइक है सिर्फ वही बोल सकता है, ऐसे करके फिर माइक को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो स्पेशल कंट्रोल फ्रेम सर्कुलेट्स अराउंड द रिंग, ओनली द स्टेशन होल्डिंग द टोकन में ट्रांसमिट, आफ्टर ट्रांसमिशन टोकन पास टू नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, इससे कोलिजन नहीं होता है, फेयर एसेस होता है, टोकन लॉस हैंडल्ड बाय मॉनिटर स्टेशन। ठीक है, मतलब कि ए के पास टोकन है तो ए डेटा भेजेगा, बी के पास है तो बी भेजेगा, फिर सी के पास चला जाएगा फिर सी भेजेगा। कोलिजन नहीं होगा, सबको इक्वल चांस मिलेगी। और टोकन लॉस प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे बताई वो मतलब कि मॉनिटर स्टेशन नया टोकन जनरेट कर देगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इसमें यूज होते हैं टोकन रिंग IEEE 802.5। ठीक है, अब है ये चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं हमारी कुछ FDMA, जिसमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं, हर यूजर को अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिलता है। ठीक है, जैसे FM में होता है, मैंने आपको लास्ट यूनिट 1 में भी समझाया है कि 91.1 मेगाहर्ट्ज है तो एक चैनल है ये। ठीक है, और 98.3 मेगाहर्ट्ज ये दूसरा चैनल है। तो सब एक साथ चल रहे होते हैं पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे चल रहे होते हैं, इसलिए कोई कोलिजन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, सब आप देखना। ऐसे टाइम डिवीजन होता है, इसमें हर यूजर को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट ए को 1 मिनट दे दी, फिर स्टूडेंट बी को अगली 1 मिनट दे दी, इस तरीके से। फिर है CDMA कोलिजन डिवीजन, इसमें क्या होता है, ईच यूजर गेट्स यूनिक कोड, मतलब सब एक ही चैनल यूज करेंगे बट हर किसी के पास अलग अलग कोड है। तो रूम में सब लोग बोल रहे हैं एक साथ पर हर किसी की लैंग्वेज अलग है, तो सिर्फ उसे समझ पाओगे जो तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा है। ठीक है, ये है आपका CDMA। तो ये सब आप इसका बारे में रीड कर सकते हो, एडवांटेज रीड कर सकते हो। ये सिंपल होता है, नो टाइमिंग नीडेड है, ये एफिशिएंट है, ये ऑल इज यूजर साइमल्टेनियसली शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको मतलब समझा दिया, और मतलब आपको जब समझ आ जाता है तो आप उसके बारे में 2 पेज भी पढ़ सकते हो, 3 पेज भी पढ़ सकते हो, 6 पेज भी पढ़ सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू लैन। तो लैन क्या होता है, कनेक्ट्स डिवाइस इन स्मॉल एरिया। ठीक है, लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, छोटे कम डिवाइस एरिया में हमारी चीज़ों को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, IEEE 802 की ये फैमिली है और करेक्टराइज्ड बाय हाई डेटा रेट्स, लो लेटेंसी एंड शेयर्ड मीडिया। जैसे कि कॉलेज की लैब नेटवर्क होती है या फिर ऑफिस का वाईफाई होता है। इसकी फीचर्स हैं हाई स्पीड, लो डिले एंड शेयर्ड मीडियम। ये IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं नेटवर्क का बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि ये है 802.3। ठीक है, इसमें क्या, ये ईथरनेट में होता है, ये वायर्ड नेटवर्क होता है और यूज करता है हमारा CSMA CD। एग्जाम्पल जैसे लैन केबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका 802.11 होता है, ये वायरलेस लैन होता है। ठीक है, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाली बता रही हूँ। ठीक है, ये यूज करता है CSMA/CA। तो ये मोबाइल हॉटस्पॉट वगैरह में यूज होता है। एक होता है आपका 802.15, ये ब्लूटूथ में यूज होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज होता है। ये होता है 802.16, ये टोकन रिंग होता है। ठीक है, ये टोकन पासिंग यूज करता है। तो ये एक तरीके से स्टैंडर्ड्स हैं, याद हो जाए तो ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऊपर बता दिया ये सब। ठीक है, ये सब रीड करने वाली बात है, समझने वाली बात है, याद करने वाली बात है, तो इसमें मेरे को कुछ समझाने का कुछ है नहीं। इसको आप रेफर कर सकते हो, यहाँ से नोट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि MAC प्रोटोकॉल, इसमें ये यूज होता है, टोपोलॉजीज में बस और स्टार यूज होती है, फ्रेम इसमें ये, मैक एड्रेस ये। तो ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, अब ये है जैसे आपका स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, उनकी स्पीड्स दे रखी हैं, उनका मीडियम दे रखा है, उनके मैक्स सेगमेंट दे रखा है। ठीक है, ये सारे आपको स्क्रीनशॉट ही लेनी पड़ेगी इनकी, मैं मेरे को कुछ समझाने का नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, कि अगर आ जाता है, वैसे रियरली ही पूछते हैं इतना सब ये सब चीज़ें, पर फिर भी आप अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऊपर वाले के जैसे ही।
इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी भी फ्रिक्वेंसी बैंड है, इसकी भी मैक्स स्पीड है, रेंज दे रखी है। तो ये सब आप खुद से कर सकते हो, इसमें मेरे को आपको याद तो नहीं करा सकती मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात आती है लिंक लेयर, स्विचेस एंड ब्रिजेस की, ठीक है। इनको समझते क्या होता है। तो देखो, ऑटोमेटिकली बिल्ड एमएसी टेबल, लर्निंग ब्रिज खुद से सीखता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है। मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ओके, पहला मेन चीज ये है। अब जैसे कि कैसे समझाऊं, ठीक है। सोचो एक कुरियर ऑफिस है, ठीक है। कुरियर ऑफिस है, पहले पता नहीं होता कौन सा एड्रेस कहाँ है, धीरे धीरे डिलीवरीज से याद हो जाता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ है। जैसे कि ना, अभी जैसे आप नोटिस करोगे, जैसे कोई अगर डिलीवरी बॉय है, वो मेल आपके घर पे अगर 2 3 बार आ जाए, ठीक है, उसका नाम पता, आपका नाम पता लग जाए कि आपका नाम जैसे लैपिक है, ठीक है। तो अगली बार जब आपका कुरियर आएगा ना, 4th बार, तो वो फोन भी नहीं करेगा, सीधा गेट पे आके रिंग कर देगा। तो यही है ब्रिजेस कि लर्निंग ब्रिजेस की खुद से सीख जाता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो a layer 2 device that connects two or more LAN segments and forward frames based on MAC address separates collision domain but not broadcast domain, ठीक है। दो लेयर डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है 2 और more LAN सेगमेंट और फॉरवर्ड करता है फ्रेम बेस्ड ऑन MAC एड्रेस एंड सेपरेट करता है कोलिजन। और लर्निंग ब्रिज का बारे में मैंने बता दिया कि जैसे कि ये बार बार MAC एड्रेस से सीख जाता है कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। ब्रिज का मतलब समझ आ गया, अब अभी आगे समझ रहे हैं। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, घबरा जाते हो कि समझ नहीं आ रहा। लर्निंग ब्रिज का देखो, ऑटोमेटिकली बिल्ड्स इट्स एमएसी फॉरवर्डिंग टेबल बाय लर्निंग सोर्स एड्रेस इनकमिंग फ्रेम्स, नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, वही जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसका लर्निंग एल्गोरिथम कैसे काम चलता है, करता है, पहले होती है आपकी कुछ और भी नीचे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, अच्छा ठीक है। हाँ, तो पहले क्या होता है, सोर्स एड्रेसिंग लर्निंग होती है। मतलब कि जैसे फ्रेम अराइव हुआ ऑन पोर्ट पी विद सोर्स एक्स, ठीक है। फ्रेम अराइव हुआ पोर्ट पी विद सोर्स एक्स, मतलब कि अगर फ्रेम पोर्ट पी पर आया और उसका सोर्स एड्रेस एक्स है, तो ब्रिज बोलता है कि डिवाइस एक्स पोर्ट पी पे है, ठीक है। तो टेबल में एंट्री स्टोर कर देगा। जैसे कि लैपटॉप पे पोर्ट 1 से डेटा भेजता है, तो ब्रिज स्टोर कर लेगा कि ए पोर्ट 1। स्टेप 2 क्या होगा, डेस्टिनेशन चेक, तो सेम पोर्ट पर मिल गया, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन भी सेम पोर्ट पर है तो फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगर डिफरेंट पोर्ट पर है तो सिर्फ उसी पोर्ट पे भेजेगा जहां डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये सब। और अगर डेस्टिनेशन पता नहीं है तो सब पोर्ट पर भेज देगा, ठीक है। और फिर क्या है, थर्ड क्या है आपका, एंट्रीज एक्सपायर आफ्टर 3, मतलब अगर 5 मिनट तक कोई डिवाइस एक्टिव नहीं है तो उसकी एंट्री डिलीट हो जाती है। तो समरी क्या है, लर्न करेगा, चेक करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ठीक। समझ आ गया, फ्रेम अराइव्स ऑन पोर्ट पी, ये सब, ठीक है। फिर लुक करेगा, अगर है तो भी सेम पोर्ट पे भेज देगा, डिफरेंट पे है तो डिफरेंट पे भेज देगा, नोट फाउंड है तो फिर ठीक है हट जाएगा, ठीक है। अगर 300 सेकंड के बाद नहीं मिल रहा है, जैसे डिफॉल्ट 300 सेकंड होता है, तो डिलीट ही कर देगा। तो ये आपका लर्निंग ब्रिज। फिर आपका आता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है स्पैनिंग ट्री, देख लेते हैं। व्हेन मल्टीपल ब्रिज क्रिएट रिडंडेंट पैटर्न पाथ्स, जैसे लूप्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स ओकर, एसटीपी एलिमिनेट्स लूप बाय ब्लॉकिंग सम लिंक्स लॉजिकली क्रिएटिंग अ लूप फ्री स्पैनिंग ट्री। मतलब कि लूप क्या होता है, पहली बात तो जब मल्टीपल ब्रिजेस एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रिजेस हैं और सर्कल बन गया एक, तो डेटा घूमता रहता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे ट्रैफिक सर्कल में गाड़ी घुस गई, एग्जिट ही नहीं मिल रहा है, घूमती रहे, ठीक है, ऐसे करके। तो प्रॉब्लम कोज होती है लूप से, जिससे क्या होता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म हो जाता है, मतलब डेटा इनफाइनाइट लूप में सर्कुलेट करता है। एमएससी टेबल कंफ्यूजन हो जाती है, सेम एड्रेस मल्टीपल पोर्ट्स पर दिखेगा, डुप्लीकेट फ्रेम्स आ जाते हैं, मतलब सेम डेटा मल्टीपल बार रिसीव होता है, ठीक है, ये सारे। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म मतलब कि एक ही इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है डेटा, फिर सेम एड्रेस पर पोर्ट्स दिखेंगे। थर्ड है कि सेम डेटा मल्टीपल बार रिसीव होगा, ये सब इसकी प्रॉब्लम्स है। अब स्पैनिंग ट्री इसको सॉल्व कैसे करता है वो देखते हैं। देखो, पहला तो है रूट एज
रूट ब्रिज इलेक्शन। ठीक है, मतलब कि सबसे पावरफुल ब्रिज को रूट बना दो। ठीक है, सबसे पावरफुल ब्रिज को रूट बना दो, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल चूज करना। ठीक है, इलेक्ट रूट ब्रिज, ब्रिज विद लोएस्ट ब्रिज आईडी प्रायोरिटी प्लस एमएसी एड्रेस बिकम्स रूट, तो इसको हम रूट बना देते हैं। फिर रूट पोर्ट सिलेक्शन, हर ब्रिज रूट तक पहुंचाने का शॉर्टेस्ट पाथ चूज करो। ठीक है, हर ब्रिज का और रूट का शॉर्टेस्ट पहुंचाने का पाथ पता करो। ईच नोन रूट ब्रिज सेलेक्ट स्पॉट विद लोएस्ट कॉस्ट टू रीच रूट। ठीक है, फिर क्या करना है, डिजाइनेटेड पोर्ट, हर नेटवर्क सेगमेंट में बेस्ट ब्रिज चूज करो। ठीक है, हर नेटवर्क सेगमेंट में बेस्ट ब्रिज चूज करो। फिर जितने भी एक्स्ट्रा पाथ हुए, ठीक है, उनको ब्लॉक कर दो, जिससे कि कोई भी लूप नहीं। रूट चूज करो, रूट से पाथ बनाओ। ठीक है, अगर सबसे छोटे छोटे पाथ सबके बीच में कर लो। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का भी तो यही होता है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, कनेक्टिंग ऑल नोड्स विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस विदाउट साइकिल, ऐसा करके होता है ना, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, फिर मिनिमम और जितने भी साइकिल है उनको हटा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें रूट बनाओ, पाथ ढूंढो, सबसे छोटे छोटे पाथ रखो और सारी साइकिल्स को रिमूव कर दो, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है ना। तो ये वाला ये साइकिल क्रिएट कर रहा था, तो इसको ब्लॉक कर दिया, इसको भी ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बस। अब इसमें कुछ स्टेट्स हैं, जैसे ब्लॉकिंग क्या होता है कि डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा उसमें। ठीक है, लिसनिंग क्या होता है, डिसीजन फेस होता है, इसमें नो डेटा होता है लेकिन डिसीजन फेस होता है। ठीक है, लर्निंग क्या होता है, बिल्डिंग एमएसी टेबल, नो फॉरवर्डिंग डाटा। ठीक है, फॉरवर्डिंग क्या होता है, फुल्ली ऑपरेशनल होता है, इसमें फुल्ली एक्टिव होता है। डिसेबल्ड मतलब कि ऑफ है। ठीक है, ब्लॉकिंग का मतलब कि डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। लिसनिंग मतलब पार्टिसिपेट करेगा टी इलेक्शन में, लेकिन डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। बिल्ड एमएसी टेबल लर्निंग में फॉरवर्ड डेटा नहीं करेगा, ये फुली ऑपरेशनल है। और ये शट डाउन है। ओके, अब आपका आता है की पॉइंट में क्या दे रखा है हमारा कि बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ब्रिजेस एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं हर 2 सेकंड। ठीक है, कंट्रोल फ्रेम एक्सचेंज बिटवीन ब्रिज एवरी 2 सेकंड। हेलो टाइमर यूज्ड फॉर रूट इलेक्शन टोपोलॉजी चेंज डिटेक्शन। आरएसटीपी 0 कवरेज इन सेकंड। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, जो आपके ब्रिजेस से एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं हर 2 सेकंड। और RSTP ये एक फास्ट वर्जन है, जो नॉर्मल STP होता है। ठीक है, वो 50 सेकेंड्स में होता है। ठीक है, और RSTP जो है वो फ्यू सेकेंड्स लेता है बस। ओके, सो ये था। अब है आपका स्विचेस वर्सेस ब्रिज। तो स्विच क्या है, स्विच है आपका एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रिज। स्विच इज एसेंशियली अ मल्टी पोर्ट ब्रिज विद डेडिकेटेड हार्डवेयर फॉर ईच पोर्ट। ओके, तो इनके डिफरेंसेस हैं थ्रू टेबल। ये आप देख सकते हो कि जैसे ब्रिज है उसमें 2 या 4 पोर्ट होते हैं, लेकिन स्विच में हमारे मैनी होते हैं, 8 होता है, 24 होता है, 48 प्लस होता है। फॉरवर्डिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है ब्रिज में, इसमें हार्डवेयर बेस्ड होती है। ठीक है, स्पीड स्लोअर होती है, इसमें वेरी फास्ट होती है। इसमें हाफ डुप्लेक्स होती है, इसमें फुल डुप्लेक्स होता है। इसमें कोलिजन पर सेगमेंट 2 से 4 होती है। इसमें वन पर पोर्ट होता है। ठीक है, इसका कॉस्ट लो है, इसका कॉस्ट हाई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप याद कर सकते हो। एंड इसका एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो शॉर्ट में कि ब्रिज जो है आपका वो है स्मॉल रोड। ठीक है, और स्विच जो है आपका वो है एक पूरा हमारा हाईवे। ठीक है, अब हम देखेंगे हब वर्सेस ब्रिज वर्सेस स्विच वर्सेस राउटर का कंपैरिजन। तो हब में लेयर 1 में होता है, ब्रिज लेयर 2 में होता है, स्विच भी लेयर 2 में होता है और राउटर हमारा लेयर 3 में होता है। कोलिजन डोमेन 1 1 समय मतलब, अच्छा वैसे हाँ, हब में जो होता है उसमें कोलिजन डोमेन 1 होता है। ठीक है, ब्रिज में पर सेगमेंट पे डिपेंड करता है, और स्विच में भी पर 1 होता है, और राउटर में भी राउटर में n होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी दे रखे हैं और इंटेलिजेंस भी दे रखी है। तो ये सब तो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नथिंग फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, रियल लाइफ में हाँ ये समझ सकते हो कि जैसे हमारा हब है। ठीक है, रियल लाइफ में ये है हमारा लाउड स्पीकर की तरह। ठीक
ठीक है, सबको सेम सुनाई देता है। ब्रिज जो है हमारा वो है गेट गार्ड की तरह, ठीक है। स्विच जो है हमारा ये है स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल की तरह, और राउटर जो है हमारा ये है गूगल मैप्स नेविगेशन की तरह। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो और जिनको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, तो इनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये फॉर्मूलेज देख सकते हो एंड इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये सब अभी ऐसे मैं फॉर्मूले क्या बताऊँ, ठीक है। ये जैसे एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ का है, या एफिशिएंसी ऑफ स्लाइडिंग विंडो का है, तो ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत काम करेंगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी मदद करेंगे आपको ये सारे फॉर्मूलेस एक जगह मिल जाएंगे ना। जैसे कि मैक्स प्योर अलोहा 18.4 का एट G 0.5 ये 1 पे, ठीक है। ये सब ले लो इनके स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। अब वन लाइन डेफिनेशन देख लेते हैं इन सब की। जैसे फ्रेमिंग है, तो फ्रेमिंग का क्या है, डेटा को पैकेट्स में तोड़ना। CRC में क्या करते हैं, एरर डिटेक्ट करते हैं यूजिंग मैथ। हमिंग कोड में क्या करते हैं, एरर डिटेक्ट करते हैं प्लस करेक्ट करते हैं। स्टॉप एंड वेट में क्या करते हैं, एक एक फ्रेम भेजते हैं। गो बैक एंड क्यू में क्या करते हैं, एरर के साथ एरर के बाद सब रिसेंड कर देते हैं। सेलेक्टिव रिपीट में क्या करते हैं, सिर्फ लोस्ट जो हो रहा है फ्रेम उसी को रिसेंड करते हैं। अलोहा में रैंडम सेंड कर देते हैं। CSMACD में क्या करते हैं, कोलिज डिटेक्ट करते हैं कोलिजन को, और इस वाले में कोलिजन अवॉइडेंस में अवॉइड करते हैं कोलिजन को। लर्निंग ब्रिज में क्या होता है कि MAC लर्न करता है, ठीक है। STP स्पैनिंग ट्री में क्या करता है, लूप हटाता है, और ये आपका बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये सब आपको एक तरीके से रिवीजन में मदद करेंगे, जो मैंने पुराना पढ़ाया वही सब है। अब ये आपका दोनों में डिफरेंस है, तो ये देख लेते हैं। ये कोलिजन डिटेक्शन है, कोलिजन अवॉइडेंस है। ये डिटेक्ट करता है कोलिजन आफ्टर इट स्टार्ट्स, और ये प्रिवेंट करता है कोलिजन बिफोर इट स्टार्ट्स, ठीक है। ये इथरनेट में यूज होता है, ये वायरलेस में होता है, ठीक है। ये कोलिजन डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकली, और ये डिटेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और इसमें एक्नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है। ये जैम सिग्नल भेज देता है, एंड ये रैंडम बैक ऑफ करता है, और इसमें RTS CTS यूज़ नहीं होता है, और इसमें ऑप्शनल होता है या फिर हिडन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ख़त्म हो जाती है यूनिट 2 ऑफ CN। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हुई होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में यूनिट 3 के साथ ऑफ CN, ठीक है। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए यहाँ विजिट कर सकते हो, जो मेरे पास पेन टैब है उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड 10th एंड 12th के लिए कोई चैनल रेफरेंस चाहिए जो आपके कोई जूनियर्स हो उनकी मदद कर सके, जूनियर्स क्या छोटे भाई बहन हो, तो उस चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। एंड बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।